हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से लिया गया है क्लास 10 बोर्ड 2025 और 2026 के लिए। ठीक है, तो कल हमने पार्ट 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल को विजिट कीजिए। और कल आएगा असर्शन रीजन पार्ट 3, वो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे केस स्टडी 1 है। इसमें क्या दिया है, ओम्स लॉ रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिया परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एक रिया है, रिया नाम की लड़की है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है जिसमें उसको ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। सी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट, एंड मेजर करंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और करंट को डिफरेंट वोल्टेज के वैल्यू पर मेजर किया। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द करंट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विथ वोल्टेज। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है विथ वोल्टेज। तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है अब हम देखेंगे। आपने केस को अच्छे से समझ लिया, राइट। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू, देखो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, R, दैट इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, V इक्वल्स टू IR, ऑप्शन B। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो द ग्राफ बिटवीन V एंड I, वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो और करंट में ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज, अगर V इक्वल्स टू IR जो है उसमें ये R जो है रेजिस्टेंस, उसको अगर हम बढ़ा दें तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि रिमेन सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए ऐसा वाला यूनिट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओम, ऑप्शन नंबर C। ओके, तो ये था केस स्टडी 1। अब देखेंगे हम केस स्टडी 2। ऐसे ही करके हम ये वीडियो में 10 केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए केस स्टडी 1 खत्म कर लिया, अब हमने केस स्टडी 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एयर इनटू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। केस क्या दिया हुआ है हमको कि एक रे आता है लाइट का, वो कहाँ से पास करता है, फ्रॉम एयर। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे कहाँ से पास कर रहा है, ग्लास में, और इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, देखिए केस आपने समझ लिया, राइट, केस आपने समझ लिया, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द फिनोमिनन इज कॉल्ड, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, जो लाइट बेंड हो रहा था नॉर्मल की तरफ, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या होता है, देखो जो एयर से जो रे था वो जा रहा है ग्लास में, राइट। तो एयर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात नहीं कर रहा है, ग्लास की बात कर रहा है। तो एयर ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगा, लेस देन एयर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और एज कंपेयर टू एयर ग्लास में कितनी होती है, कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगी आंसर, लेस देन एयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा म्यू, वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो ऑप्शन क्या है, कलर ऑफ लाइट, नंबर B नेचर ऑफ मीडियम, नंबर C टेम्परेचर, एंड बोथ A एंड B। ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मीडियम क्या होता है, जैसे कि हमारा केस है एयर टू ग्लास है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो रहा है कि नहीं। तो नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ B, A एंड B, नंबर D। तो चलिए ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आखिर है क्या। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम में क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है। तो ये क्या करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, या फिर बेंड ही नहीं होगा, या फिर वो लाइट वहीं पे रुक जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। ठीक है,
याद रख लेनी है आपको। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो चलिए केस 3 देखते हैं। आप अच्छे से देखेंगे, लाइन बाइज लाइन पढ़ रहे हैं हम, राइट। तो देखो स्टडी केस क्या है हमारा, केस दिया हुआ है अ स्टूडेंट टेस्टेड डिफरेंट सोल्यूशन यूजिंग लिटमस पेपर। एक स्टूडेंट है आप लोगों की तरह, है कि नहीं, और उसने डिफरेंट सोल्यूशन को टेस्ट किया है with the help of litmus paper and universal indicator, right। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन टर्निंग ब्लू लिटमस रेड। मतलब जैसे ही एक ब्लू लिटमस लिया, ये ब्लू कलर का लिटमस है, राइट, ये ब्लू कलर का लिटमस है, और उसने एक सोल्यूशन में इसको क्या किया, डिप किया, और जैसे ही डिप किया ये ब्लू जो लिटमस था वो क्या हो गया, रेड हो रहा है, राइट। तो ब्लू लिटमस रेड होना मतलब वो किस चीज को बता रहा है कि वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो बता रहा है कि वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड है, ठीक है, याद रखना है। नंबर 2 देखो, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज यूजुअली। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो हमने एक चार्ट पढ़ा है, राइट, हमने चार्ट पढ़ा है, यहाँ पे बीच में होता है 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, राइट। तो हमको क्या पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब लेस देन 7 है, जैसे ही 7 से कम होते जाता है वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज यूजुअली 9 to 14, 7 लेस देन 7 और इक्वल टू 14। तो 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 ही होगा, इक्वल टू 14 में तो बेस हो जाएगा, और 9 to 14 इधर चला जाएगा, तो ये एसिड नहीं होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है, देखो टूथ डिके स्टार्ट विथ पीएच फॉल्स बिलो। जब हमारा दांत जो है, दांत वो कब स्टार्ट करता है, जब हमारा मुख का पीएच जो है वो किसके नीचे आ जाता है। तो देखो ऑप्शन क्या है, 7.7, 6.5 और 5.5 और 4.5। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5.5 से जैसे ही पीएच हमारा फॉल करेगा, हमारा दांत क्या होगा, डीके करना, सड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है, बेस है, सल्ट है, इंडिकेटर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। इसका आंसर नंबर बी, ओके। तो देखो केस स्टडी हमने 3 तक पढ़ लिया, अब देख रहे हैं हम केस स्टडी नंबर 4। ये है रिलेटेड टू कोरोजन, ठीक है, कोरोजन से रिलेटेड है, आपको याद करनी है। तो चलो यहाँ पे केस क्या दिया हुआ है, आयरन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन ओपन एयर। जो हमारा आयरन का, सपोज ये रॉड मान लेते हैं, राइट, आयरन का जो रॉड है ये ओपन एयर में ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, डेवलप रेडिश ब्राउन कोटिंग। यहाँ पे एक रेड ब्राउन कोटिंग डेवलप कर लिया है, ठीक है। केस समझ में आया, ये इसका केस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस इज कॉल्ड, जो वो रेड हुआ है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखो उस प्रोसेस को हमको सभी को पता है, कोरोजन है ना, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन, राइट। तो सबसे पहले है कोरोजन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं इस टॉपिक, इस केस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, रस्ट इज। रस्ट मतलब जो रस्ट लगा था वो आयरन रॉड पे है ना, इधर ब्राउन, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड, प्योर आयरन। तो वहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रस्टिंग रिक्वायर, रस्टिंग के लिए क्या जरूरी होता है। तो कल हमने पढ़ा था एमसीक्यू में, रस्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है, O2 प्लस मॉइस्चर, और मॉइस्चर कहाँ से आएगी, वाटर से, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ओनली, ये तो सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं होता है, वाटर ओनली से भी नहीं होता, इसीलिए ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बोथ रिक्वायर फॉर द रस्टिंग, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं कि गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट्स रस्टिंग बाय कोटिंग विथ आयरन। यहाँ पे क्या है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसको किसके साथ कोट करें आयरन को जिससे वो रस्टिंग से बच जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, जिंक। जिंक से आयरन को कोट करके रखेंगे तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो केस स्टडी नंबर 5 देखते हैं, ये है इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड केस स्टडी। तो देखेंगे सबसे अच्छे से, सबसे पहले केस देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 100,000 वॉट इज। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका क्या है, पावर 1000 वॉट है, यूज फॉर 2 आवर्स डेली, और वो डेली 2 घंटे के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो 1000 वॉट इक्वल्स, यहाँ पे 1000 कितना वॉट्स के इक्वल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 किलो वॉट है ना, 1000 1 किलो वॉट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम 2 आवर्स इज। यहाँ पे देखो 2 घंटे के लिए वो चला रहे हैं हीटर को जिसका पावर है 1000 वॉट, राइट। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 2 किलो वॉट,
ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। तो कल मैंने एमसीक्यू में ये भी बताया हुआ है V इंटू आई, तो आपको लिख लेनी है। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट, WATT, वाट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड केस स्टडीज। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबके सब पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पे केस क्या है, इथेनॉल इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरीज। जो इथेनॉल है हमारा वो लेबोरेटरीज में यूज होता है और इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप इन इथेनॉल इज, तो यहाँ पे क्या होगा फंक्शनल ग्रुप OH, ऑप्शन नंबर बी OH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इथेनॉल बिलोंग्स टू, तो इथेनॉल कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, एल्केन नहीं होगा, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन ये नहीं है, तो इथेनॉल को क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल। तो ये इसका आंसर है बी, ये अल्कोहल के कैटेगरी में बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल। जब इथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एस्टर, याद करने वाली बात है। दिस रिएक्शन, और ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब ये इथेनोइक एसिड जो है, ये इथेनोइक एसिड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, याद करने वाली बात है। नेक्स्ट देखेंगे हम केस स्टडी नंबर 7, ये मैग्नेटिक इफेक्ट का है, तो आपको देख लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, सबसे पहले केस पढ़ रहे हैं, क्या है, अ कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन कीप नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक कंपास है और उसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब हिल रहा है, व्हेन केप्ट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है वहाँ पे रखने से वो निडल जो है वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, दिस वाज डिस्कवर बाय, मतलब ये प्रोसेस जो निडल का डिफ्लेक्ट करना विथ कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर किसने डिस्कवर किया था, दिस वाज डिस्कवर बाय ओयरस्टेड। ये मैंने कल ही एमसीक्यू में करवाया हुआ है पार्ट 1 में, और ये है पार्ट 2। अगर पार्ट 3 आपको असर्शन रीजनिंग चाहिए तो कल शाम को 7 बजे वो भी मिल जाएगी। तो देखो नंबर 2 है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम खोजते हैं वो किस रूल के वजह से पता चलती है, तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल याद कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इंक्रीजिंग करंट विल, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी साथ ही साथ बढ़ता है, जैसे ही करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इस टॉपिक से रिलेटेड कि डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो कौन करता है, मोटर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब तक हमने 7 केस स्टडी कर लिया है, अब 8वें को भी देख लेते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल को, राइट। तो मेटल एंड नॉन मेटल को भी देखेंगे हम, अच्छे से ही देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, केस जो है, सोडियम रिएक्ट विथ विगरसली विथ वाटर, सोडियम जो है Na सोडियम वो क्या करता है, विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। केस ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, सोडियम इज अ, मतलब सोडियम क्या है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल, ये तो नहीं है, मेटलॉइड ये भी नहीं है, नोबल गैसेस ये भी नहीं है, तो क्या है, सोडियम जो है एक मेटल है, याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, ऑप्शन नंबर बी NaOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मेटल आर जनरली, मेटल जो होता है वो जनरली कैसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, तो ये तो नहीं है क्योंकि मेटल करने देता है, राइट। तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, याद करने वाली बात है। नंबर 4 देखते हैं कि नॉन मेटल यूजुअली फॉर्म, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, तो कैटायन, एनायन, न्यूट्रल एटम और एलॉय। तो नॉन मेटल की बात करिए तो क्या फॉर्म करेंगे, एनायंस। अब तक हमने 8 पढ़ लिया, राइट। अब पढ़ेंगे हम केस स्टडी नंबर 9, तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे केस क्या है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब एक इंसान है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकता है, नहीं देख पा रहा है, ठीक है। केस समझ में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख रहा है, मतलब इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया,
मायोपिया। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देखना, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? मायोपिया। दूसरा क्या है कि इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। कनकेव, ये वाला लेंस है ना, कनकेव लेंस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 इसी रिलेटेड, इमेज इन ह्यूमन आई फॉर्म ऑन, मतलब जो हमारा आँख है, ये आँख हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम देखते कैसे है? तो इमेज फॉर्म होता है, राइट। तो वो इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होता है? तो हमारे रेटिना में फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस, जो लेंस का पावर होता है वो कैसे, किस में मेजर होता है? मतलब उसका यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वॉट नहीं होगा, जूल भी नहीं होगा, तो उसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, कैपिटल डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट केस स्टडी है। तो केस स्टडी नंबर 10 कल आएगा। असर्शन रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के लिए और 2026 के लिए, तो बने रहिए, है ना। कल शाम को 7 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। आज के वीडियो में ये लास्ट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले केस देखेंगे, सोलर एनर्जी इज वाइडली यूज्ड एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी पता है ना, जो सन से निकला हुआ एनर्जी होता है उसे सोलर एनर्जी बोलते हैं। और वाइडली यूज एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए वाइडली यूज किया जाता है। केस समझ में आया? आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि सोलर एनर्जी इज, मतलब ये जो सोलर एनर्जी है वो रीन्यूएबल है कि नॉन रीन्यूएबल है कि एग्जिस्टिंग और पॉल्यूटिंग? तो यहाँ पे क्या होगा? रीन्यूएबल, मतलब हम इसको, मतलब ये खत्म नहीं होगा कभी भी। ठीक है, उसका मतलब वही होता है। नंबर 2 है, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, जो सोलर सेल होता है आपने देखा होगा छत पे लगाया हुआ होता है एज ए प्लेट, सरू प्लेट सब, है ना। तो उसमें क्या होता है, सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नंबर 3 है, फॉसिल्स फ्यूल्स आर, जो फॉसिल्स फ्यूल्स है वो रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल्स खत्म हो जाते हैं, राइट, तो वो क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल होगा, उसको याद रख लेनी है। नंबर 4 है, थर्मल पावर प्लांट मेनली यूज्ड एज, थर्मल पावर प्लांट जो है वो किस में यूज होता है? मेनली यूज कोल, मतलब क्या यूज करता है मेनली? तो वो क्या यूज करता है? कोल को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था केस बेस्ड स्टडी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है पार्ट 2। ठीक है, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। कल शाम को आएगा पार्ट 3, जिसमें होगा इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग, जो कि इस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आपको देख के जानिए, मोस्टली एक्सपेक्टेड है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।